तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो कि 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो इसमें आज हम क्या क्या देखने वाले, तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बदल किस प्रकार हुआ था और गवर्नर जनरल की शक्तियों का विस्तार किस तरह हो गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किस तरह ये देखेंगे कि सरकारी अधिकारी अधिकार क्षेत्र से मुक्त हो गया था, राजस्व मामले दायरे से बाहर हो गया था, व्यक्तिगत कानूनों का अनुप्रयोग किया गया था और गवर्नर जनरल की शक्तियों का विस्तार किस तरह हुआ था। तो अपील का सर्वोच्च प्राधिकरण और नियम बनाने का अधिकार, ये सब आज के वीडियो में देखने वाले। तो चलिए आगे बढ़ते वीडियो देखते। अच्छा, एक सवाल है। सरकार और अदालत, इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन होता है? कभी सोचा है? आज हम ना एक ऐसे कानून की कहानी में जा रहे हैं जिसने करीब करीब 250 साल पहले ब्रिटिश इंडिया में इसी सवाल का जवाब दे दिया था और सत्ता का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट की। तो सवाल वही का वही है, सरकार बनाम अदालत, असली पावर है किसके पास? और देखिए, ये सिर्फ कोई पुराना इतिहास का सवाल नहीं है। 1781 में इस कानून ने जो जवाब दिया ना, उसकी छाप, उसकी परछाई आज भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सिस्टम पर साफ साफ दिखती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। इसकी जड़ें हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब ये एक्ट लाया तो इसलिए गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मिस गवर्नेंस पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन हुआ क्या? इसने अनजाने में ही दो बड़े पावर सेंटर्स को आमने सामने खड़ा कर दिया, एक टकराव की जमीन तैयार कर दी। जरा सोचिए, एक तरफ थे गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल। इनका काम क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन चलाना और सबसे जरूरी रेवेन्यू यानी टैक्स इकट्ठा करना। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, जिसका काम था इंसाफ करना। अब प्रॉब्लम ये थी कि किसी को भी ये क्लियर नहीं था कि किसकी पावर कहाँ शुरू होती है और कहाँ खत्म। मतलब, क्या कोर्ट कंपनी के टैक्स कलेक्टर पर केस चला सकता है? कौन किसको रिपोर्ट करेगा? इस कंफ्यूजन ने एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव कैओस, एक पूरी तरह से अराजकता पैदा कर दी थी। अब जब मामला इतना बिगड़ गया, ये टकराव बढ़ने लगा, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को बीच में आना ही पड़ा। और उनका सॉल्यूशन क्या था? एक नया कानून, जिसे हम जानते हैं 1781 के अमेंडिंग एक्ट के नाम से। इसी कानून को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। और सच पूछिए तो ये नाम ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। इसका एक ही मकसद था, 1773 वाले एक्ट में जो भी कमियां थीं, जो डिफेक्ट्स थे, उन्हें दूर करना और सरकार और कोर्ट के बीच चल रहे इस झगड़े को एक बार में हमेशा के लिए सेटल कर देना। तो सवाल ये है कि इस कानून ने आखिर किया क्या? सबसे पहला काम जो इसने किया वो था सुप्रीम कोर्ट के पर कतरना। जी हाँ, उसकी शक्तियों पर कैंची चला दी। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, दो बहुत बड़े बदलाव हुए। पहला, गवर्नर जनरल, उनकी काउंसिल और कंपनी के जो भी कर्मचारी थे, उन्हें अपने ऑफिशियल कामों के लिए कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया गया। मतलब, वो अपनी ड्यूटी करते हुए जो भी करेंगे उस पर कोर्ट में सवाल नहीं उठाया जा सकता। और दूसरा, और ये तो एक बहुत ही बड़ा कदम था, रेवेन्यू से जुड़ा यानी टैक्स कलेक्शन से जुड़ा कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे से ही बाहर कर दिया गया। बस, इससे क्या हुआ? कंपनी का पैसा और उसका एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही कोर्ट की दखलंदाजी से एकदम सेफ हो गए। अच्छा, कोर्ट की पावर कम करने के अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। एक्ट में ये कहा गया कि कैलकाटा में रहने वाले लोगों के केस का फैसला उनके अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से होगा। मतलब, हिंदुओं के मामले हिंदू कानून से तय होंगे और मुसलमानों के मामले मुस्लिम कानून से। ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम था, जहां ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम ने इंडियन ट्रेडिशंस को एक तरह से मान्यता दी। तो एक तरफ तो कोर्ट की पावर कम हो गई, तो फिर पावर बढ़ी किसकी? जाहिर सी बात है, गवर्नर जनरल की। चलिए अब देखते हैं कि उन्हें कैसे और ज्यादा मजबूत बनाया गया। गवर्नर जनरल को आप कह सकते हैं कि दो नई सुपर पावर्स मिल गईं। पहली, अब जो प्रोविंशियल कोर्ट्स यानी निचली अदालतें थी, उनके फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। नहीं, वो जाएगी सीधे गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास। इसने उन्हें इंडिया में अपील का सबसे बड़ा कोर्ट बना दिया। और दूसरी सुपर पावर, उन्हें प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाने की अथॉरिटी भी दे दी गई। तो मतलब, सीधे शब्दों में कहें तो अब सरकार जुडिशरी से ऊपर आ गई थी। तो इन सारे बदलावों का आखिर असर क्या हुआ? पावर का ये जो नया बैलेंस बना, इसने इंडिया के फ्यूचर को कैसे शेप किया?
इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है पहले और बाद को देखना। 1781 से पहले क्या था? कंफ्यूजन था, झगड़ा था कि किसका क्या अधिकार क्षेत्र है। एक्ट के बाद सब कुछ क्रिस्टल क्लियर डिवाइड हो गया। पहले फाइनल अपील कहाँ जाएगी ये भी तय नहीं था। अब वो पावर गवर्नर जनरल के पास थी। और सबसे बड़ी बात, पहले जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को चैलेंज कर सकती थी, लेकिन अब एग्जीक्यूटिव यानी सरकार जुडिशरी पर हावी हो चुकी थी। तो इस एक्ट का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? देखिए, इसने एक मिसाल कायम कर दी, एक ऐसा नियम बना दिया जो आने वाले दशकों तक, बल्कि उससे भी ज्यादा समय तक चला। वो नियम ये था कि ब्रिटिश इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा जुडिशरी से ऊपर रहेगा, उसका पलड़ा भारी रहेगा। इस एक कानून ने इंडिया में गवर्नेंस की नींव ही बदल डाली। और यहीं पर यह कहानी हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि सरकार के काम में जुडिशरी के दखल की, जुडिशियल इंटरफेरेंस की लाइन आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए। ये एक ऐसी बहस है जो 18वीं सदी में शुरू हुई थी, लेकिन आज भी दुनिया भर की डेमोक्रेसीज में ये सवाल उतना ही जिंदा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपने वीडियो तो देखा, उसके बाद हम थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके बाद उस पर आए हुए एमसीक्यू लेंगे। ये हम रिपीट में क्यों मैं बता रहा हूँ, ताकि ये जो कुछ आप पढ़ रहे हो वो आप लंबे समय तक याद रख सके, क्योंकि हमारा एक लॉन्ग टर्म मेमोरी रहता है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी रहता है। अगर आप ये रिपीट 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 देखेंगे, सुनेंगे, तो ये आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। ओके, तो चलिए। तो 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, उसका प्रमुख सुधार हम देखेंगे अभी। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। ये तो वीडियो में देखा हमने सब। इसका मुख्य उद्देश्य गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय के बीच शक्तियां और अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से विभाजन करना था। ओके, तो अभी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किस तरह बदल किए, तो सरकारी अधिकारी अधिकार क्षेत्र से मुक्त किए। गवर्नर जनरल और कंपनी के कर्मचारियों को अधिकारी कार्यों के लिए छूट दी गई। ओके, तो सेकंड है, राजस्व मामले दायरे से बाहर हो गए। राजस्व संग्रह से संबंधित मामले सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से हटा दिए गए। और तीसरा क्या है, व्यक्तिगत कानूनों का अनुप्रयोग, प्रतिवादियों पर उनके निजी कानून, हिंदू मुस्लिम कानून लागू करना अनिवार्य हो गया। ओके, ये तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बदल किए गए। अब गवर्नर जनरल की शक्तियों का विस्तार किस तरह किया गया, तो अपील का सर्वोच्च प्राधिकरण, प्रांतीय न्यायालयों के अपीलें सर्वोच्च न्यायालय के बजाय गवर्नर जनरल इन काउंसिल में की जाने लगी। ओके, और सेकंड क्या है, नियम बनाने का अधिकार, प्रांतीय न्यायालय और परिषदों के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया। तो ये सब एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत किया गया। अब चलिए इस पे ऊपर आ गए। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम लेंगे। एमसीक्यू फर्स्ट क्या है, 1781 का सुधार अधिनियम किस अधिनियम की कमियां दूर करने के लिए लाया गया? तो ए है 1765 का एक्ट, बी है 1773 का नियामक अधिनियम, सी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, या डी 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका आंसर क्या है, बी 1773 का नियामक अधिनियम। 1781 सुधार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? उसके ऑप्शन से ए कंपनी शासन समाप्त करना, बी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार स्पष्ट करना, सी गवर्नर जनरल हटाना, या डी संसद का नियंत्रण खत्म करना। तो इसका आंसर है बी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार स्पष्ट करना, क्योंकि इसको इस एक्ट को क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। थर्ड एमसीक्यू, 1781 अधिनियम के अनुसार सुप्रीम कोर्ट किसके मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा? ए ब्रिटिश नागरिक, बी भारतीय जमींदार, सी कंपनी के कार्यकारी अधिकारी, या डी गवर्नर जनरल। तो इसका आंसर है सी कंपनी के कार्यकारी अधिकारी। चौथा एमसीक्यू, 1781 अधिनियम ने राजस्व मामलों को किसके अधिकार क्षेत्र में रखा? ए सुप्रीम कोर्ट, बी सिविल काउंसिल या उसको ही राजस्व अदालत, सी हाउस ऑफ कॉमन्स, या डी कलेक्टर। तो इसका आंसर है बी सिविल काउंसिल या राजस्व अदालत। पांचवा है, निम्न में से किससे 1781 अधिनियम द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई? ए भारतीय सैनिक, बी कंपनी के कार्यकारी अधिकारी, सी फ्रांसीसी व्यापारी, या डी आम नागरिक। तो इसका आंसर है बी
कंपनी के कार्यकारी अधिकारी। 1781 अधिनियम के बाद किस क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार कम हुआ? ए फौजदारी मामले, बी प्रशासनिक मामले, सी राजस्व एवं कार्यपालिका के मामले, या डी अंतिम अपील। तो इस हमने वीडियो में देखा है कि सी राजस्व एवं कार्यपालिका के मामले इसका आंसर है। 7वां एमसीक्यू है, 1781 अधिनियम ने किसके आदेशों को सर्वोच्च माना? ए सुप्रीम कोर्ट, बी गवर्नर जनरल इन काउंसिल, सी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, या डी ब्रिटिश प्रधानमंत्री। इसका आंसर है दोस्तों बी गवर्नर जनरल इन काउंसिल। 8वां एमसीक्यू है, 1781 अधिनियम का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या था? ए कोर्ट ऑफ काउंसिल का टकराव बढ़ा, बी कोर्ट काउंसिल टकराव समाप्त हुआ, सी कंपनी का अधिकार समाप्त हुआ, या डी संसद का नियंत्रण हट गया। इसका आंसर है बी कोर्ट काउंसिल टकराव समाप्त हुआ। 9वां एमसीक्यू है, 1781 अधिनियम के बाद भारतीयों के लिए न्याय व्यवस्था कैसे बनी? ए अस्पष्ट, बी दुहेरी, सी अधिक स्पष्ट, या डी समाप्त हो गई। इसका आंसर है सी अधिक स्पष्ट हो गई। 10वां 1781 अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? ए सेटलमेंट एक्ट, बी डिक्लेरेटरी एक्ट, सी इंडियन कोर्ट रिफॉर्म एक्ट, या डी जुडिशियल कंट्रोल एक्ट। तो इसको हमने देखे कि डिक्लेरेटरी एक्ट। ओके दोस्तों, तो हम इसी प्रकार सब टॉपिक 1 बाय 1 कवर करने वाले। पहले उसका थोड़ा ओवरव्यू देंगे, उसके बाद वीडियो देखेंगे और उसके बाद एमसीक्यू। इससे क्या होगा कि आपका जो लंबे टाइम तक याद रखने का प्रोसेस है वो अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आपको अगर ये अच्छा लगता है वीडियो तो कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये सब बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।